हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 8 की एसएसटी के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर, ठीक है, ये हम देखेंगे। इससे पहले मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। लास्ट वीडियो जो थी उसमें हमने देखा था कि रेबिलियन जो था वो किस तरह से स्प्रेड हुआ और कंपनी जो थी उसने कैसे फाइट बैक किया उस रेबिलियन को सप्रेस करने में। अब हम देखेंगे आफ्टरमाथ, यानी कि रेबिलियन के बाद जो है, जब वो रेबिलियन सप्रेस हो गया, ब्रिटिशर्स ने वापस से रिगेन कर लिया, रिकैप्चर कर लिया दिल्ली को, तो उसके बाद जो है वो कैसी कंडीशन रही, ठीक है। आफ्टरमाथ का मतलब हो गया उस चीज़ के बाद में। तो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने जो था कंट्रोल जो था कंट्री के ऊपर, वो फिर से जो था वो गेन कर लिया था 1859 के आने तक, ठीक है। 1859 से के आने से पहले पहले ही उन्होंने कंट्री के ऊपर अपना कंट्रोल जो था वो वापस से रिगेन कर लिया। लेकिन वो कंट्री के ऊपर उस जो लैंड थी, जिस लैंड के ऊपर वो, यानी कि इंडिया के ऊपर किस तरह से रूल नहीं कर पा रहे थे, जैसे वो 1857 से पहले जो रूल कर रहे थे ना, उस तरह का रूल नहीं कर पा रहे थे अपनी सेम पॉलिसीज़ के साथ। जो पॉलिसीज़ उन्होंने इम्प्लीमेंट की थी, जो लॉज उन्होंने इम्प्लीमेंट किए थे, उन पॉलिसीज़ और उन लॉज के तहत वो रूल नहीं कर पा रहे थे। गिवन बिलो आर द इंपॉर्टेंट चेंजेस दैट वर इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिशर्स। सो ब्रिटिशर्स को अपनी कुछ पॉलिसीज़ को चेंज करना पड़ा। वो पॉलिसीज़ क्या थी, वो लॉज क्या थे, वो लॉज जो चेंज किए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, ये जो न्यू लॉज आए थे वो यहाँ पे बताया है। तो उन्होंने क्या बोला, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उन्होंने एक नया एक्ट पास किया था 1858 में, और उन्होंने क्या किया, जितनी भी पावर्स थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, उनको ट्रांसफ़र करके ब्रिटिश क्राउन को दे दिया। जो भी उस समय पे जो ब्रिटिश क्यून जो थी वो रूल कर रही थी, उसको क्या किया, उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया, ताकि वो इंडियन अफेयर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इंडिया के अंदर चेंजेस लाने की, उनको क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, वो रूल कर रही थी, ठीक है। ये एक प्राइवेट कंपनी थी जिसको ब्रिटेन इंग्लैंड जो था वो सपोर्ट कर रहा था। तो ब्रिटिशर्स को लगा कि भाई अब ये कंपनी जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी बड़ी हमने उस कॉलोनाइजेशन हमने उसको बनाया, अपना गुलाम बनाया हुआ है, तो अब उसको वहाँ पे अपना रूल दबाने के लिए, अपना रूल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनसे पावर छीन कर खुद रूल जो है वो करना पड़ेगा। A member of the British cabinet was appointed Secretary of State for India and made responsible for all matters related to the governance of India। क्या है कि एक जो मेंबर था ब्रिटिश कैबिनेट का, ब्रिटिश कैबिनेट क्या हो गया, जैसे कि मैं आपको बताऊं, इंडिया की और जो ब्रिटिश कैबिनेट थी वो सेम ही रही। अगर आप देखिए इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर के आगे बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं। डिफेंस मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, होम मिनिस्टर हो गया, लॉ मिनिस्टर हो गया, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर हो गया। तो ये सारे के सारे जो मिनिस्टर्स हुए ना, ये कैबिनेट में आ जाते हैं। तो यही बोला है कि जो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर जो होता ना, उसको अपॉइंट कर दिया गया, उसको अपॉइंट किया गया इंडिया का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और उसको ये बोल दिया गया कि भाई इंडिया के अंदर जितने भी मैटर्स होंगे उसको तुम देखोगे। ही वॉज गिवन अ काउंसिल टू एडवाइस हिम, वो उनको क्या करेगा, एडवाइस करेगा, ठीक है। इंडियन काउंसिल को एडवाइस करेगा। जो गवर्नर जनरल था इंडिया का, उसका टाइटल जो था वो चेंज करके वाइसरॉय रख दिया। गवर्नर जनरल जो भी इंडिया के जितने भी मसले होते थे वो उसको देखता था, तो उसका टाइटल चेंज करके क्या कर दिया गया, वाइसरॉय रख दिया गया। दैट इज पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। और ये जो वॉइस रॉय था ना, ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव था क्राउन का। क्राउन यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो भी वहाँ पे रूल कर रहा था ना, वहाँ पे उस समय पे क्यून रूल कर रही थी, तो वो उस क्यून का एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो पर्सनली उनको जाके बताएगा। इस मेजर्स के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि अब हम इंडिया के ऊपर जो है वो डायरेक्ट रूल करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये बनती है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ रूल नहीं करेगी, अब यहाँ पे रूल कौन करेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो खुद से उन सारी चीज़ों को, इंडिया के अंदर सभी चीज़ों को देखेगा, मैनेज करेगा। सेकेंड पॉइंट जो चेंज लाया गया 1858 के एक्ट जो लाया था, उसमें क्या बदलाव लाया गया, जितने भी रूलिंग चीफ्स हैं कंट्री के अंदर, उनको ये बोल दिया गया, मतलब जितने भी राजा हैं, जितने भी जो नवाब थे, जितने भी रूल कर रहे थे इंडिया के अंदर, उनको बोला गया कि आपकी टेरिटरी से रिलेटेड जो है वो किसी भी तरह की छेड़खानी जो है वो नहीं की जाएगी, ना ही आपकी टेरिटरी जो है वो एनेक्स की जाएगी, यानी कि हड़पी जाएगी फ्यूचर में। लेकिन दे वर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम्स, और वो अपनी टेरिटरी जो है, अपनी लैंड जो है, क्योंकि देखिए रिवॉल्ट होने से पहले क्या हुआ था, बहुत सारे जो राजा थे वो उनसे बोल रहे थे, ब्रिटिशर्स को बोल रहे थे कि हमारे अगर बेटे नहीं है आगे, हमारा बच्चा नहीं है आगे, तो हम अडॉप्ट कर लेते हैं और आप उनको हमारा वारिस जो है वो क्या करो, घोषित कर दो, डिक्लेयर कर दो। लेकिन ब्रिटिशर्स नहीं मान रहे थे। तो क्या हुआ, जब ये 1857 का रिवॉल्ट हुआ, इसको ख़त्म करने के लिए बहुत सारे चेंजेस लाए। उस चेंज में ये भी एक चेंज रहा कि जो भी रूलिंग चीफ होंगे कंट्री के, वो क्या कर सकते हैं, उनकी टेरिटरी उनसे नहीं छीनी जाएगी। अगर उनका कोई बेटा नहीं है अपना, या फिर उन्होंने
अपना बेटा कोई भी बच्चा अडॉप्ट किया है तो वो उसको अपनी लैंड जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन उनको एक काम करना होगा, उनको अपने आप को सोवरेन पैरामाउंट की तरह मानना होगा ब्रिटिश क्वीन के आगे। यानी कि उन्होंने को बोला गया कि अगर कोई भी रूलिंग राजा है, कोई भी राजा जो है, किंग जो है वो रूल कर रहा है इंडिया के अंदर, उनको ये चीज़ माननी होगी कि वो ब्रिटिश की क्वीन से क्या है, बिलो है। ब्रिटिश क्वीन जो है वो क्या है, सुप्रीम पावर है और वो उनके अंडर क्या है, काम कर रहे हैं। ठीक है, जो इंडियन रूलर्स थे उन्होंने उनकी जो किंगडम्स थी उनको सबॉर्डिनेट कर दिया ब्रिटिश क्राउन को, यानी कि उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। It was decided that the proportion of Indian soldiers in the army would be reduced and the number of European soldiers would be increased. क्या बोला गया कि जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ था उससे पहले क्या था, जो भी यूरोपियन सोल्जर्स थे ना, जो भी ब्रिटिशर्स की आर्मी थी, इसमें इंडियन सोल्जर्स ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन सोल्जर्स। तो जब 1857 का रिवॉल्ट हो गया उसके बाद जो बदलाव लाए गए उसमें ये बोला गया कि क्या होगा, यूरोपियन सोल्जर्स का नंबर इंक्रीज कर दिया जाएगा और इंडियन सोल्जर्स का नंबर डिक्रीज कर दिया जाएगा। जब इंडियन सोल्जर्स कम होंगे तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो है या रिवॉल्ट जो है वो नहीं होगा, म्यूटनी जो है वो नहीं होगी। और ये भी डिसाइड किया गया कि जो सोल्जर्स हैं अवध से, बिहार से, सेंट्रल इंडिया से और साउथ इंडिया से, इनको जो है वो रिक्रूट नहीं किया जाएगा, इनको कम रिक्रूट किया जाएगा। और रिक्रूटमेंट जो है वो किनको ज़्यादा दी जाएगी, गोरखास को, सिख्स को और पठान्स को। ठीक है, इन एरिया से, जो भी मैंने एरिया बोले ना आपको, अवध हो गया, बिहार हो गया, सेंट्रल इंडिया हो गया, साउथ इंडिया हो गया, यहाँ से सोल्जर्स को रिक्रूट नहीं किया जाएगा, यहाँ से सोल्जर्स को आर्मी में जो है वो ज्वाइन नहीं करवाया जाएगा। आर्मी के अंदर ज्वाइन कौन होंगे, सोल्जर्स कौन होंगे, गोरखा, सिख्स और पठान्स। देन उसके बाद क्या बोला गया, लैंड और प्रॉपर्टी जो थी मुस्लिम्स की वो कॉन्फिस्केटेड कर दी गई ऑन अ लार्ज स्केल एंड दे वर ट्रीटेड विद सस्पिशन एंड हॉस्टिलिटी। कहने का ये मतलब है कि ये जो रिवॉल्ट हुआ ना, ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि ये जो रिवॉल्ट हुआ है ये मुस्लिम्स की वजह से हुआ है और वो उनको शक की नज़र से देखते थे और इसलिए उन्होंने उनकी लैंड और प्रॉपर्टी को क्या कर लिया, हड़प लिया और उनको शक की नज़र से देखने लगे। ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि इन मुस्लिम्स का बहुत बड़ा रोल रहा है रेबिलियन को बढ़ाने में। ओके, ब्रिटिशर्स ने ये भी डिसाइड कर लिया कि वो इंडियन पीपल्स के कस्टमरी, रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस के अंदर कोई भी तरह की दखलंदाजी नहीं करेंगे और वो उनके बिलीव्स को, उनके रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करेंगे। देन उसके बाद बोला गया पॉलिसीज़ जो थी वो ऐसी पॉलिसीज़ जो थी, नीतियाँ जो थी वो बनाएगी जिसमें लैंडलॉर्ड्स और ज़मींदार्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया और उनकी लैंड से रिलेटेड राइट्स को सिक्योरिटी दी गई। तो ये एक नया फेज़ यहाँ से शुरू हो गया था 1857 के बाद से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ याद रखेंगे। क्या क्या मैंने बताया, सबसे पहला जो पॉइंट था, जब एक्ट 1858 इम्प्लीमेंट किया गया, पास किया गया, तो इसमें ये बोला गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर जो है वो क्या कर ली जाएंगी, ट्रांसफ़र करके ब्रिटिश क्राउन को दे दी जाएंगी ताकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडियन अफेयर्स को अच्छे से मैनेज कर सके। सेकेंड पॉइंट क्या रहा इसमें कि जितने भी रूलिंग किंग्स हैं कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर, उनकी टेरिटरीज जो है वो नहीं छीनी जाएंगी और उनके अडॉप्टेड बच्चों को भी जो है वो टेरिटरी या फिर लैंड जो है वो ट्रांसफ़र की जाएगी, लेकिन उनको सिजेनिटी जो है ब्रिटिश क्राउन की वो क्या करना पड़ेगा, ब्रिटिश की उनकी एक्सेप्ट करनी होगी। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट ये रहा कि इंडियन सोल्जर्स का नंबर जो था वो आर्मी से कम कर दिया गया और यूरोपियन सोल्जर्स का या ब्रिटिश सोल्जर्स का नंबर जो था वो इंक्रीज़ कर दिया गया। कुछ रीजन से जो है वो रिक्रूट ना कर बल्कि गोरखा, सिख और पठान को रिक्रूट किया जाएगा आर्मी के अंदर। फोर्थ पॉइंट जो था वो इसमें ये रहा कि लैंड और प्रॉपर्टी जो थी वो मुस्लिम्स की उनसे हड़प ली गई और उनको शक की नज़र से देखा गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि मुस्लिम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस रेबिलियन को बढ़ाने में। फिफ्थ पॉइंट ये था कि ब्रिटिशर्स ने ये डिसाइड कर लिया कि वो इंडियन पीपल्स के रिलीजन को, सोशल प्रैक्टिसेस को, बिलीव्स को क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे और दखलंदाजी नहीं देंगे। लास्ट पॉइंट उन्होंने ये बोला कि कुछ पॉलिसीज़ ऐसी बनाई जाएंगी जिसमें लैंड लॉर्ड्स और ज़मींदार्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा और उनको सिक्योरिटी दी जाएगी उनकी लैंड्स को लेके। तो इसके बाद से एक नया फेज़ जो था वो शुरू हो चुका था 1857 के बाद से, उस रिवॉल्ट के बाद से। ये यहाँ पे जो वाइट कलर में बताया ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके रीजन्स थे जहाँ पे आपका ये रिवॉल्ट जो था वो बहुत ज़्यादा फैला। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। देन उसके बाद आपका आ जाता है द खुर्दा अपराइजिंग, अ केस स्टडी। खुर्दा एक जगह का नाम है, ठीक है, यहाँ पे भी रिवॉल्ट हुआ था। तो खुर्दा एक जगह का नाम है जो कि आपके कहाँ पे फॉल करता है, ओडिशा में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था 1870 में, खुर्दा में क्या हुआ था, रिवॉल्ट हुआ था, रेबल हुआ था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। उड़ीसा के लोगों ने, जो खुर्दा विलेज था वहाँ के लोगों ने ब्रिटिशर जो था उनके अगेंस्ट रेबिलियन किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग थे ना, इसको खुर्दा अपराइजिंग के नाम से भी जाना जाता है, खुर्दा रेबिलियन के नाम से भी जाना जाता है और पाइकाज के नाम से भी जाना जाता है, पाइकाज रेबिलियन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट रोल जो था वो पाइकाज का ही रहा है। उन्हीं के थ्रू जो था ये मूवमेंट जो थी, सॉरी नॉट मूवमेंट, ये रिवॉल्ट जो था वो चलाया गया था।
इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या हुआ था। तो इसके एक मेन लीडर थे, उनका नाम था बक्सी जगबंधु। तो उनके थ्रू ये रेबिलियन जो था वो स्टार्ट करवाया गया था, वो इनके मेन लीडर थे। एक्चुअली हुआ क्या था, जो उड़ीसा के लीडर थे ना, वो मराठास के अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई की थी। क्यों? और उनका बहुत सारा हिस्सा जो था लैंड का वो इन्होंने छीन लिया था। क्यों? और साथ ही साथ में क्यों छीना था? क्योंकि उनकी आपस में बन नहीं रही थी, ठीक है। तो वो चाहते थे हम सुपीरियर हो, हम सुपीरियर हो, इसलिए उनके आपस में बीच में लड़ाई होगी मराठास और उड़ीसा के लीडर के बीच में, किंग के बीच में, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो जगन्नाथ टेम्पल था ना, ठीक है, जगन्नाथ टेम्पल जो था उसकी जो सुपरिंटेंडेंसी जो थी, दैट मीन्स उसका जो देख रेख था, देखभाल जो की जा रही थी उस टेम्पल की, वो उनसे छीन ली गई थी। किनसे? उड़ीसा के लोगों से। तो इसी ये भी एक रीज़न रहा उनका मराठास के साथ झगड़ने का। देन उसके बाद जो उड़ीसा के प्रिंस थे, ठीक है, उड़ीसा के राजा के जो बेटे थे, उनको बहुत दुख जो था वो फील हुआ, वो बहुत जो था दुखी फील करने लगे, सैड फील करने लगे। और उन्होंने सोचा कि वो मराठास के साथ क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर। तो फिर क्या हुआ, जो उड़ीसा के किंग का बेटा था, यहाँ पे नाम दिया हुआ है उनका मुकुंदू देव सेकंड, इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर आप मराठास के अगेंस्ट जो था वो लड़ाई की, और उसमें उन्होंने मराठास को हरा दिया। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मुकुंदू देव सेकंड को भी किसी तरह की रिस्पेक्ट नहीं दी, जिससे उनको और ज़्यादा जो था वो गुस्सा आ गया। और उन्होंने क्या किया, मराठास के साथ, यानी कि उड़ीसा के रूलर ने, यानी कि मुकुंद देव सेकंड ने मराठास के साथ मिलकर फिर क्या किया, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वॉर किया। ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा जो थे वो क्या थे, पावरफुल थे, जिससे वो नहीं उनको हरा सके। उनके अगेंस्ट रिबेल किया था मराठास और उड़ीसा के रूलर्स ने, तो वो ब्रिटिशर्स को नहीं हरा सके, जिसकी वजह से उनका रेबिलियन जो था वो सप्रेस होता गया, सप्रेस कर दिया गया ब्रिटिशर्स ने उनको। लेकिन यहाँ पे ये रिवॉल्ट जो था वो ख़त्म नहीं हुआ, ये रिवॉल्ट फिर से शुरू हुआ, यानी कि और बड़ा आगे गया, क्योंकि पाइकाज ने इनको क्या किया, आगे बढ़ाया। किसको? इस रिवॉल्ट को। पाइकास जो थे ये एक्स मिलिशियाज थे। एक्स मिलिशियाज यानी कि अब बाय ओरिजिन अगर इनको देखा जाए तो ये पीजेंट्स थे, किसान थे। लेकिन इनको उड़ीसा के किंग जो थे, जब भी कभी उनको आर्मी के अंदर ज़रूरत पड़ती थी लोगों की, पीपल्स की, तो वो पाइकास को बुला लेते थे, और ये एज अ आर्मी ऑफ सोल्जर्स जो थे ये क्या करते थे, आर्मी के अंदर काम करते थे, ठीक है, युद्ध के टाइम पे या कभी भी जब भी आर्मी की ज़रूरत पड़ती थी, सोल्जर्स की ज़रूरत पड़ती थी, तो इन पाइकास को बुला लिया जाता था। बल्कि ये क्या थे, पीजेंट्स थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो आपके ज़मींदार थे और राइट्स जो थे, राइट्स जो है इनको भी पीजेंट्स बोलता है, साउथ इंडिया में इनको पीजेंट्स बोला जाता है, राइट्स को। तो ज़मींदार और पीजेंट जो थे उन्होंने भी पाइकास को ज्वाइन किया विद एंथुसिज्म, यानी कि बहुत ही उत्साह के साथ उन्होंने भी इस रिवॉल्ट को क्या किया, ज्वाइन किया, इस रिबेल को ज्वाइन किया और अपना पार्टिसिपेशन जो थी वो दिखाई। बट क्या हुआ, जो यहाँ पे बक्सी जगबंधु जो थे, ये क्या थे, ये इनके मेन लीडर थे। तो इन्होंने क्या किया था, पाइकास को इन्होंने जो था वो लीड किया था। लेकिन ब्रिटिशर्स इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि इनको क्या करना पड़ा, इस रिबेल को, इस रिवॉल्ट को बंद करना पड़ा, ख़त्म करना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये रिवॉल्ट कर क्यों रहे थे, इनका रिवॉल्ट करने का मेन मोटिव ये था कि लैंड रेवेन्यू जो था ना खुर्दा के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया गया था। पीपल जो थे वो गांव छोड़ के जाने लगे। क्यों छोड़ के जाने लगे? क्योंकि फूड आइटम के प्राइजेस जो थे वो भी इंक्रीज़ हो गए। उसके बाद साल्ट के कुछ प्राइजेस थे उनको भी इंक्रीज़ कर दिया गया। ब्रिटिशर्स इतने पावरफुल थे कि वो इनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, बक्सी जगबंधु को भी क्या किया, सप्रेस कर दिया, मार दिया। और फिर ये पाइकास को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा तंग किया, सप्रेस किया, टॉर्चर किया, जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट जो था 1825 में, मई 1825 में पाइकास ने अपने आप को क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। और 1825 में, मई 1825 में ये जो रिबेल शुरू हुआ था, ये रेबिलियन जो शुरू हुआ था, ये क्या हो गया, ख़त्म हो गया, सप्रेस हो गया, इसको दबा दिया गया। 1817 में ये रेबिलियन जो था वो शुरू हुआ था। 1870 में ये रेबिलियन जो था खुर्दा के विलेज में शुरू हुआ था। और 1825 के आते आते, मई 1825 के आते आते ये जो रिवॉल्ट था ये क्या हो गया था, सप्रेस हो गया था, ठीक है। यही इसमें बताया हुआ है, खुर्दा अपराइजिंग फ्रॉम अ हेवनली किंगडम ऑफ ग्रेट पीस। इसमें देखिए क्या था, ये जो था ना, ये चाइना के, यहाँ पे जो भी है बात बता रही है वो चाइना से रिलेटेड है। ये बोला जा रहा है कि जब इंडिया के अंदर रिवॉल्ट हो रहा था 1857 में, तो उस रिवॉल्ट के साथ साथ चाइना में भी, चाइना के सदर्न पार्ट्स में भी क्या होने लगा था, रिबेल होना शुरू हो चुका था। वो रिबेल जो था वो कौन कर रहा था, एक पर्सन कर रहा था जिसका नाम था होंग जिकैन। ये क्या कर रहे थे,
रिवॉल्ट कर रहे थे और इन्होंने अपना धर्म जो था वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया था। और इनका ये मानना था कि चाइना के अंदर जो भी तरह के ट्रेडिशनल रिलीजन चल रहे हैं, जैसे कन्फ्यूशियनिज्म हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, तो ये गलत है। ये जो रिलीजन है ये अच्छा काम नहीं करते, ये लोगों को भड़का रहे हैं, या ये लोगों के लिए सही नहीं है रिलीजन। इसलिए चाहते थे कि लोग जो है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लें। और इनका ये मानना था कि लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का डिफरेंसेस जो है वो नहीं होने चाहिए, मेन और वुमेन जो है वो इक्वल होने चाहिए। और जो लोग कंजम्पशन करते हैं, कंज्यूम करते हैं ओपियम को, अफीम वगैरह, तंबाकू, अल्कोहल और कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, जैसे प्रोस्टिट्यूशन हो गया, गैम्बलिंग, जुआ वगैरह हो गया, स्लेवरी, गुलामी होगी, इन सबको रोकना पड़ेगा। ठीक है। और क्या हो रहा था उस समय पे, ये जो प्रोटेस्ट था, ये जो रिबेल था, ये किसके अगेंस्ट चल रहा था? किंग डायनेस्टी के अगेंस्ट। किंग डायनेस्टी के अगेंस्ट ये चल रहा था। और ये चला कौन रहा था? होंग ज़ुकैन, वो चला रहे थे। और किंग डायनेस्टी को फ्रेंच आर्मी ने, ब्रिटिश आर्मी ने मिलकर और चाइना की गवर्नमेंट ने मिलकर क्या किया था? किंग डायनेस्टी को क्या किया था? सपोर्ट किया था, हेल्प किया था, और उनको इस टेपिंग रेबिलियन से क्या किया था? बचाया था। टेपिंग रेबिलियन क्या है आपका? ये एक तरह का रेबिलियन था जो कि किंग डायनेस्टी के अगेंस्ट जो था, रिवॉल्ट जो था, ये चलाया जा रहा था चाइना के अंदर। फाउट विद रिलीजियस कन्विक्शन और रीजनल इकोनॉमिक कंडीशन। दैट मीन्स कि जो ये जो रिलीजियस कन्विक्शन हो रहा था ना, रीजनल इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर, इसको दबाने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए टेपिंग रेबिलियन जो था वो किंग डायनेस्टी के अगेंस्ट चलाया जा रहा था। और ये लगभग 1850 में शुरू हुआ था और ख़त्म हुआ था 1864 में। ठीक है। तो यही बस इसमें बताया हुआ है। नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक अगर आपको बच्चे को डाउट है या किसी को कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है। और कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और मैं उन कमेंट्स को देख के आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।